नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से सभी लोगों को स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। अभी हमारा आज मार्च का लास्ट दिन है। इसके बाद में हम लोग अप्रैल में चले जाएंगे। अप्रैल में नया गूगल फॉर्म मिलेगा आप लोगों को, तो सभी लोग वो फॉर्म भरिए क्योंकि नया ग्रुप बनेगा। और दूसरा बात है कि आप सभी लोग फिर से आइए अप्रैल वाले ग्रुप में, क्योंकि हम लोग नए नए एक्टिविटीज करने वाले हैं। तो और क्या है कि हम लोग नया नया लिंक भी देते हैं डेली, तो इसलिए जो लोग अप्रैल में आएंगे ग्रुप में उनको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। अभी हम लोग ना माधव निदान में पांडु रोग तो पढ़ लिए, वातज पित्तज कफज सन्निपातज। सबसे मेन जो है आज के जमाने में कि मिट्टी खाने से जो पांडु रोग होता है, तो उसके बारे में देखेंगे। मिट्टी जो खाने का जो परंपरा है ये बहुत ही कॉमन है, ऐसा देखा जाता है। तो मिट्टी दो तरह का खाया जाता है, एक कच्ची मिट्टी खाया जाता है, एक पका हुआ मिट्टी खाया जाता है। तो ऐसे कॉमनली देखा जाता है कि लोग ना कुछ लोग ऐसे ही जाके डायरेक्ट मिट्टी खा लेते हैं, और कहीं कहीं दुकानों में भुना हुआ मिट्टी मिलता है, तो उसको हम लोग जानेंगे। मतलब प्रैक्टिकली देखा जाता है। तो ये ग्रंथकारों ने क्या बताया है, और ये कलयुग में भी देखा जा रहा है। मतलब अभी भी देखेंगे तो बहुत सारे लोग मिट्टी खाते हैं, और जब ये ग्रंथ लिखे गए थे तब भी मिट्टी लोग खाते थे। तो ये किस तरह से क्या होता है वह सब हम लोग देखेंगे। तो श्लोक नंबर 8वां देखिए, इसमें कैसा बताया है कि मृतिकादनशीलस्य कुप्यत्यन्त्यन्यतमो मलः कषायमारुतं पित्तम उष्रा मधुरा कफम कोपयन् मृद्रसान्दिश्च रक्ष्याद भुक्तं च रुक्षयेत् पूर्यत विपक्वैव स्त्रोतांसि निरुणद्यपि इंद्रियाणं बलं हत्वा तेजो विरोजसी तथा पांडुरोगम करोत्याशु बलवर्णाग्नि नाशनम। इतना बढ़िया बता रहे हैं, और जो बताया है वो एकदम वैसे ही दिखता है। और भारत में आप लोग देखेंगे कि मिट्टी जो है उसका जो टेस्ट है और कलर है वो अलग अलग मिलता है। जैसे कि आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो गंगा नदी का जो मिट्टी है वो एकदम सफेद मिट्टी है और वो मधुर रसात्मक है। महाराष्ट्र का मिट्टी देखेंगे तो ये काली मिट्टी है यहाँ पर। तो हर जगह का मिट्टी अलग अलग रहता है, और जैसा मिट्टी का सेवन किया जाता है वैसा दोषों का प्रकोप करता है। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि जब अब दोषज पांडुरों के पश्चात मिट्टी खाने से होने वाले पांडुरों का वर्णन करते हैं और उसकी संप्राप्ति कहते हैं। मिट्टी खाने वाले मनुष्य के शरीर में मिट्टी के रसजन्य गुण दोषानुसार दोषों का प्रकोप हो जाता है। जिस तरह से मिट्टी का जो टेस्ट होगा, और हर तरह की मिट्टी जो रहती है, इस पर देखिए एनालिसिस कितना बढ़िया किया है आचार्य लोगों ने। जिस तरह की मिट्टी खाएंगे और उसका जो रस वीर्य विपाक होगा, उसी तरह का शरीर में दोषों का प्रकोप हो जाएगा। अब कसैली मिट्टी जो लोग खाते हैं, जो कषाय रसात्मक रहता है, उसका प्रयोग करने से वायु का प्रकोप हो जाता है। जो खारी मिट्टी या ऊषर मिट्टी खाते हैं उनका पित्त का प्रकोप हो जाता है। और जो मीठी मिट्टी
मधुर रसात्मक मिट्टी खाते हैं उनको कफ का प्रकोप हो जाता है। अब ये मिट्टी जम्मू कश्मीर का खाएंगे या हिमाचल का खाएंगे तो वह कफ वर्धक रहता है। अगर महाराष्ट्र का खाएंगे तो ये पित्त का प्रकोप कर देता है। और जो गंगा नदी के आसपास का मिट्टी है वो एरिया में, तो वो मधुर रसात्मक रहता है। तो जैसा मिट्टी वैसा दोषों का प्रकोप हो जाता है। उसी तरह से ये मिट्टी जो है ये प्रकृतितः रुक्ष होने से मिट्टी शरीर में पहुंचकर रस रक्तादि धातुओं को तथा दैनिक आहार को भी रुक्ष कर देती है। ये कच्ची है, जैसी खाई जाती है, जैसे कच्चा कच्चा मिट्टी मिलता है वैसे ही अगर खाई जाती है तो रसवाई स्रोतों में भरकर उन्हें रोक देती है। और उसमें वो मिट्टी में जो कषाय रस, ऊषर और मधुर भाव विद्यमान रहते हैं। ऊषर मतलब थोड़ा सा नमकीन टाइप रहती है, वो खारी मिट्टी रहती है। अब गुजरात साइड में जाएंगे तो खारी मिट्टी है वहां पे, पूरा कच्छ का इलाका में वहां के लोग जो अगर मिट्टी खाते हैं तो पित्त का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है। महाराष्ट्र की भी मिट्टी है वो थोड़ा खारी है मिट्टी, तो यहाँ वाली मिट्टी जो लोग खाते हैं वो पित्त का प्रकोप हो जाता है। उसी तरह से अपने गुणानुसार दोष का प्रकोप करते रहते हैं। स्रोतसों के अवरोध हो जाने से रस रक्तादि धातुओं की गति अवरुद्ध हो जाती है। तब इंद्रियों की स्वस्थ विषय ग्रहण करने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। मनुष्य की शक्ति और ओज जो रहता है, चमक है, वह पूरी तरह से कम हो जाता है और दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव छोड़ने की इच्छा भी नष्ट हो जाती है। मतलब वो जब भी बात करेगा ना तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है किसी पे, कोई आया गया कुछ ऐसे पता नहीं चलता है। और कुछ लोग प्रभावशाली होते हैं नॉर्मली, कि कोई हमारे लाइफ में आया, हमसे बात किया तो हमें वो हमेशा याद रखते हैं। लेकिन ये जो मृत भक्षण जन्य पांडुरोगी है ना, ये अपने आप को हमेशा कतराते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा रहता है। उसी तरह से इस पांडु रोग में बल, वर्ण और अग्नि का नाश हो जाता है। इसी को टीकाकार ऐसे बताते हैं कि मृद संप्राप्ति महा शुक्त इत्यादि, मृतिके इत्यादि। ये बोलते हैं कि मिट्टी खाने से होने वाले पांडुरों की संप्राप्ति इस तरह से करते हैं, मृतिके इत्यादि ये श्लोक से करते हैं। ये बोलते हैं अन्यतमो मलो वातादि उश्रा सशारा रसादिंश रुक्षेद भुक्तम च रुक्षेद इति योज्यम। इसका मतलब ये है कि अन्य तो मलह, जब ऐसा बोलते हैं तो मिट्टी के रस से अनुवातादि कोई भी दोष हो सकता है। उशरा मिट्टी मतलब क्षारयुक्त, जिसमें क्षार्यता बहुत ज्यादा रहती है। जैसे कि पूरा कोस्टल एरिया जो है भारत का, यहाँ पर पूरा जो समुद्र का इलाका है वहां पर क्षारयुक्त मिट्टी रहती है। और ऐसी मिट्टी रस और रक्तादि धातुओं को और भुक्त आहार को भी रुक्षित कर देती है। इसी पद से उसका समन्वय कर देना चाहिए। उसी तरह से बता रहे हैं रोक्षात प्राकृत को भूत रोक्ष गुणात, मतलब मिट्टी में जो प्राकृतिक सिद्ध रुक्षता रहती है, ड्राइनेस करने की ताकत रहती है, वो रोक्ष गुण के कारण मिट्टी रसादिकों को और आहार को रुक्ष कर देती है। फिर बताया है कि अविपक्वैव कोष्ठ धात्वाग्निदिभिः पाकम न गतैव स्त्रोतांसि रसवहादिभिः पूर्यति रुणद्धि च। इसका मतलब यह है कि इसमें अविपक्वैव मतलब कोष्ठाग्नि और धात्वाग्नियों से भी इनका परिपाक नहीं हो पाता। ये मिट्टी इतनी प्रभावशाली होती है कि जाठराग्नि तो पचा ही नहीं पाती है, भूताग्नि भी नहीं पचा पाती है, धात्वाग्नि भी सारी वीक हो जाती है, क्योंकि ये इतना इतना स्ट्रांग रहती है मिट्टी। और तो ये बिना पाक हुए ही रसवाई स्रोतों को पूरित करके रोक देती है। फिर बोला है कि इंद्रियाणम बलम स्व विषय ग्रहण शक्ति। इसका मतलब यह है कि इंद्रियों के अपने अपने विषयों को ग्रहण करने की शक्ति को नष्ट कर देती है। और जब इन्होंने भी बोला है कि तेजो दीप्ति रीति जट उष्मेति चक्र पाणी, इसका मतलब यह है कि तेज का नाश कर देती है, ऐसा जटाचार्य जी बोलते हैं। और उष्मा मतलब गर्मी वो कम कर दी है, चक्रपाणी जी बोलते हैं। फिर बोला है वीर्य शक्ति ओजः सर्वधातु सारभूतम हृदय स्थिमिति पराशरः पराभिवे भवेश्यति जटा। इसका मतलब यह है कि ओज शब्द जब बोलते हैं कि ओज का नाश करती है, हत्वा तेजो वीर्योंजसी तथा, तो जब ये बोल रहे हैं कि ओज का मतलब है कि सभी धातुओं का सारभूत जो ओज है उसका भी नाश कर देती है। और हृदय में जो अवस्थित ओज है उसको भी नष्ट कर देती है, ऐसा जटाचार्य जी बोलते हैं। और दूसरे के अभिभव पराजय की इच्छा, मतलब इंसान न सरेंडर कर देता है किसी के सामने भी, ऐसा बता रहे हैं कि वो अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है किसी के सामने, क्योंकि अंदर की ओज शक्ति जो है वो वीक हो जाती है। तो किसी से बात नहीं करने का मन करता है, दूर दूर रहने का मन करता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और ये वक्तव्य बताया नीचे आपको दिख रहा है स्क्रीन में, उक्तम ही चर के सर्वान्य से विनय सर्वे दुष्टा दोषाश त्रिदोषजम त्रिलिंगम प्रकुवन्ति पांडुरम सुदुस्सहम। मतलब
ये सभी तरह का जब अन्न का सेवन किया जाता है तो इससे तीनों दोषों का प्रकोप हो जाता है और तीनों दोषों के सिम्टम आते हैं और ये पांडुरोग दुस्साध्य हो जाता है, ऐसा बता रहे हैं। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ। आप लोग आइए और बताइए कि आप लोगों ने मिट्टी खाने वाले पेशेंट देखे हैं, तो आप लोगों का क्या अनुभव है? मेरे यहाँ तो बहुत सारे गुप्ता जी लोग हैं जो दुकान वाले हैं, उन लोगों ने मुझे खुद ही दिखाया कि और वो भी 4 रुपए किलो मिलता है मिट्टी। अभी तो 10 रुपए हो गया है। तो वो भुनी हुई मिट्टी रहती है, काली मिट्टी रहती है और वो बोलते हैं कि यहाँ बहुत सारी मिट्टी लोग खरीद के लेके जाते हैं। ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज तो बहुत खाती हैं वो मिट्टी, भुना हुआ मिट्टी खाने में टेस्टी लगता है। जी, आप लोग बताइए आपके अनुभव। आकांक्षा जी, आपके पास पेशेंट ऐसे आते हैं जो मिट्टी खाते हैं या बच्चे? आकांक्षा जी एक बार अनम्यूट करके देखिए, शायद आकांक्षा जी बिजी हैं। डॉक्टर कंचन हेलो। जी, हाँ जी बताइए, आपके पास ऐसे प्रणाम पेशेंट सर। आपने देखे हैं जो मिट्टी खाने वाले लोग रहते हैं? सर हाँ, 2-3 पेशेंट्स तो हैं मेरे जिसमें मतलब जिन्होंने स्पेसिफिकली ऐसा हिस्ट्री दिया है कि मैडम हमको मिट्टी खाने की इच्छा होती है और हम खाते हैं, और बचपन में बहुत ज्यादा खाते थे। और ये सर जैसा आपने डिफरेंशिएट करके बताया है कि मतलब जो मिट्टी कच्ची और भुनी हुई मिट्टी, तो सर ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मैंने अभी मतलब इसमें भी सुना है आपका। अदरवाइज जैसे बच्चों में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे अधिकतर कच्ची मिट्टी ही शुरू मतलब होती है। मतलब छोटा जो पत्थर वगैरह होता है या चौक होती है, तो इस तरीके से वो लोग करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें पर्टिकुलरली ये भुनी हुई मिट्टी खाने की मतलब अलग से मतलब जो मिलती है प्रेगनेंसी में, ये लोग बाहर से मंगाते हैं खाने के लिए। सर ऐसे पेशेंट में मतलब रसक्षय जरूर होता है। और क्योंकि फिर जैसे आपने जो लक्षण बताए हैं मतलब कहीं ना कहीं लो लो लगना, सर ऐसा मिलता है पेशेंट में कि पेशेंट को कुछ करने की मतलब इच्छा नहीं होती, उत्साह नहीं रहता है। और क्योंकि जिस तरीके से आपने अभी पूरा मतलब सिर्फ मृत मृत भक्षण के ऊपर आपने ये बताया है, और पेशेंट में मतलब मानसिक रूप से भी इतने लक्षण मिल सकते हैं सर, ये मिलते हैं। लेकिन अभी पहली बार हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि मृत भक्षण से ही ये सारी कॉजेज भी हो सकते हैं। मतलब ये आगे चल के भले ही पांडुप में चला जाएगा पेशेंट, परंतु ये लक्षण जो मिलने शुरू हो गया है वो मिट्टी खाने से ही कितने ये लक्षण स्रोतों में जाके ये कवर करके और मानसिक स्वास्थ्य पे भी कितना असर कर रहे हैं सर। ये बहुत अच्छा पॉइंट अभी सुनने में मिला सर। मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करती हूँ, थोड़ा सा बिजी सर। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर अवंतिका सिंह जी, बिहार की डॉक्टर, आपने देखा है मिट्टी खाने वाले लोग, बच्चे या स्त्री लोग, लेडीज जिनमें कैल्शियम की कमी रहती है, खून की कमी रहती है, वो तो बहुत खाते हैं। अवंतिका जी आप बताइए। प्रणाम। प्रणाम, बताइए। हाँ सर, मैंने देखा है, बच्चों में भी देखा है सर, और ओल्ड एज लेडी में भी मैंने देखा है। खुद मेरे ही घर के से थोड़ी दूरी पे रहती थी, तो हाँ सर, निश्चित ये कैल्शियम और विटामिन की कमी से होती है। और सर मैं खुद भी खाती थी। अच्छा, मेरा आप भी खुद, खाती थी? कैसी जी मिट्टी सर। खाती थी, कहाँ की खाती थी? नदी का खाती थी कि कहाँ का खाती थी? नहीं सर, मैं चौक खाती थी, चौक। चौक खाती थी? जी सर। उस कैसा समय लगता है में मिट्टी खाना, कैसा मजा आता है? सर कुछ वीकनेस जैसा रहता था। मैं जब खाती थी मैं ज्यादा परेशान थी, और थोड़ा सा टेंशन की वजह से ज्यादा खाती थी मैं। मेरे पास ऐसा फील होता था, मैं जिस दिन को नॉर्मल रहती थी उस दिन याद नहीं रहता था खाने को। और जब थोड़ा ऐसा रहता तो मैंने फील किया कि मेरे अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, लॉस चल रहा है। तो फिर कुछ सप्लीमेंट लेने के बाद मेरे को सही हो जाता था, फिर वापस रिकवर हो जाता था। फिर चिकित्सा लिया कॉलेज के टाइम, प्रोफेसर ही नहीं चिकित्सा दिया तो मैं सही हो गई। मेरे को लगता था कि कभी छूटेगा ही नहीं, लेकिन छूट गया फिर। तो आपको कैसा मिट्टी का टेस्ट कैसा लगता है खाने में? बहुत अच्छा लगता था सर, लगता था खाना मत खाओ, खाली यही खाओ। मतलब चॉकलेट से भी अच्छा? हाँ सर, चॉकलेट मैं पसंद नहीं करती सर। मेरे को बहुत उसका सुगंध और उसका टेस्ट जो भी है वो बहुत अच्छा लगता था सर। लगता था कि मतलब वो मेरे को खाना चाहिए। जी, और और वो कितना खा खाने के बाद लेती थी? पढ़ाई में ऐसा नहीं है सर कि आदमी एक पाव आधा किलो थोड़ी खा लेगा, लेकिन मतलब थोड़ा सा ऐसा तोड़ के मुंह में डाल लिया तो फिर पढ़ते रहो 1-1.5 घंटा। अच्छा लगता था, जैसे लोग चाय पी के फ्रेश फील करते हैं, तो वो अच्छा। वाला हालत हो गया था सर। कच्चा चावल भी चबाने में अच्छा लगता था। बहुत कोशिश किया लेकिन छूटता नहीं था। फिर पूरा चिकित्सा लेने के बाद ही
क्योंकि बहुत भयंकर एनेमिक हो गई थी मैं। तो फिर पूरा चिकित्सा लेने के बाद ही मेरे को ये छूटा है। मेरे को 5 6 7 साल ये रिकॉर्ड रहा सर। अच्छा, वो बहुत कच्चा मुश्किल से मिट्टी छूट। खाती थी कि पका हुआ? मिट्टी नहीं सर, थोड़ा मोड़ा खपड़ा, मिट्टी नहीं सर। अच्छा, वो खपड़ा। और वो- हाँ, जो वो वो तो टाइल्स नहीं बनता है। मिलता पर वो तो बाय द वे मिलता है, लेकिन बच्चों वाला चौक में दीदी के बच्चे थे, रहते थे घर पे, तो उनका चौक बाय द वे में लेके ऐसा आदत पड़ गया फिर धीरे धीरे, क्योंकि कृमि का सिम्टम रहा है मेरे में शुरू से। तो फिर ऐसा मैं देखी कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अभी बहुत प्रयास करती, जो देखते वो डांटती भी, मम्मी की तुम क्यों खा रही हो, तुमको सब पता है। बहुत प्रयास करती, छूटता नहीं था। फिर मैं ऐसे 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 8th 9th 10th इंटरमीडिएट, फिर मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो फिर सर नाड़ी चेक करके बताया कि तुम तो कृमि है और ऐसा शरीर तुम्हारा सूख रहा है। फिर चिकित्सा ने विरेचन वगैरह उस समय भी सर ने दिया था, मेरे को अब समझ में आता है। और कृमि बिड़ंगाशो, कृमि कुठार, ये सारा कुछ चलाया था। तो फिर 6 महीना लगे मेरे को छोड़ने में, बहुत मुसीबत हुआ, लेकिन मैं छोड़ दी। जो मुश्किल था सर, छूटता नहीं, सब छूट जाता लेकिन वो नहीं छूटता, जो हालत हो गई थी। अच्छा, ये सर। बहुत वीकनेस आता होगा फिर तो, खून की कमी की वजह से। वो खाने से मेरे को ताकत लगता था सर, भले उसके चलते ही वॉर्म्स बने रहे, लेकिन वो खाने से लगता था कि हाँ सब ठीक है, पढ़ने में भी मन लग रहा है, मेरे को ताकत है, मूड अच्छा है, ऐसा लगता था। अच्छा, जी सर। आपने देखिए एकदम प्रैक्टिकल चीज बता दिया। ऐसा कोई नहीं बताता है कि हम मिट्टी खाते हैं, आपने एकदम सच बता दिया। फिर मैं जैसे अब सर ये है, जो नशे के भी शिकार लोग आते हैं, जैसे एडिक्शन के, जो शराब वराब पीने वाले, तो मैं अब उसी दृष्टि से देखती हूँ सर कि हर कोई ये नहीं है कि पीना चाह रहा है, वो पीने के लिए बाध्य भी है, तो बाध्यता के पीछे पूरा हिस्ट्री में लेती हूँ अब कि आखिर क्या वजह है कि ये पी रहा है। पूरा साइकोलॉजिकल और फिजिकल फैक्टर में चेक करती हूँ, क्योंकि मेरे पे गुजरा है ऐसा, तो ये चीज हो जाता है। और फिर मैं एक ओल्ड एज, मतलब मोहल्ले की दादी थी, वो भयंकर सर ईंट वीट सब खाती थी, और ईंट भी उनकी खा बहुत। लेती थी? क्या सर? ईंट भी खा लेता है कोई? ईंट भी? हाँ वो हाँ रेंट में नए लोग आए थे, हम लोग उनको जानते नहीं थे, मैं ही उनको कैच की। मैं जब घर पे आती थी, मेडिकल कॉलेज से छुट्टी रहती, मैं उनको देखती कि ईंट खा रही है, तो मैं उनके घर वालों को बोलती थी, तो वो पूरा मेरे पे वो हो जाती थी कि कभी कभी खा लेते, जबकि वो मैं बताऊं सर, वो गजब खाती थी, वो मतलब 3 4 दिन में आधा ईंट खा जाती थी। आधा ईंट खा जाती थी? आधी खा जाती थी सर, और अंत में सर उनकी इतनी दुर्गति हुई कि मैंने आंखों से देखा। वो सर स्टूल वगैरह बिल्कुल रोक नहीं पाती थी, 24 घंटे स्टूल पास होते रहता था, ब्लीडिंग भी होने लगा, और पागल हो गई थी लास्ट में, एकदम पागल जैसा बिहेवियर उनका हो गया था। वो ईंट सब कुछ खाती थी सर। मैं उनको अक्सर बात करती थी, मैं मना भी अपनी अपनी भी दादी को मैं बोलती थी कि उनको मना करिए, यहाँ बैठ के आके खाती हैं, मैं देखती हूँ। वो किसी का सुनती नहीं, अंत में वो पागल हो गई थी सर। अच्छा, शायद कृमि की वजह से, चाहे जैसे भी, लेकिन वो पर्दे वर्दे फाड़ना, स्टूल फेंकना इधर उधर कृमि वो से तो करती। उन्माद अपस्मार होता है, ऐसा तो लिखा है। हाँ सर, वो मतलब स्टूल पास होता था तो हाथ से उठा उठा के अपने वो सब परिवार पे फेंकने लगती थी। ऐसा हो गया था सर कंडीशन। तो ये तो आपको देखा हुआ है, अपना खुद का अनुभव में मैं बता दी मेरे पे क्या हुआ सर। तो कृमि तो बहुत बड़ा चीज है सर, वो बहुत कुछ बर्बाद कर देती है। जी, जी सर। ठीक है, थैंक यू आपका। और किसी ने कुछ मिट्टी उट्टी खाया है तो बता दीजिए आप लोग अपने। प्रणाम सर। आपने भी मिट्टी खाया है कंचन मैम? नहीं सर, मेरा एक कल पेशेंट था सर। जी। मतलब वो तो लिवर सिरोसिस के लिए आया था, पूरा पानी भरा हुआ था पेट में, पूरा जैसे गुब्बारे के टाइप। फीमेल पेशेंट थी 55 एज की, पर उनकी हिस्ट्री ना, तो उनमें भी ये हैबिट थी सर मिट्टी खाने की। पर वो अभी 2016 से हेपेटाइटिस बी की पेशेंट रही है। और मैंने जस्ट हिस्ट्री पूछी तो वो बताना, मतलब उसके बेटा बताना चाह रहा था कि ये काफी मिट्टी खाती थी। मैंने जैसे ही पूछा तो उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं थोड़ा सा ही खाती थी। तो ये हो सकता है सर कि यहाँ पे इसी की वजह से वो फिर आगे संप्राप्ति बराबर। लिवर सिरोसिस। जी जी। क्योंकि उनका ना एचबी वगैरह भी देखा मैंने, पूरा तो वो 6.7, फिर कुछ दिन मतलब हो सकता है कि कुछ आयरन खाया हो तो 8 तक। अभी जब एट प्रेजेंट वो कल का देखा तो मैंने 7 था सर उनका एचबी। अच्छा। और काफी पेट एकदम जैसे गुब्बारे के टाइप पूरा टाइट हो चुका था। अभी वो 5 डेज का मैंने ट्रीटमेंट दिया है, उनको बुलाया फिर से।
देखती हूँ सर, क्योंकि काफी पानी भरा हुआ था तो उनको लैसिक्स वगैरह वो एलोपैथी में सब दे रखा था, पर उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था। वो 10 डेज से तो लैसिक्स ले रहती, पर वो ऐसे नहीं लग रहा था कि वो पानी निकल रहा है करके। शायद हो सकता है उनको टैपिंग के लिए बोला बोला होगा, इसलिए वो मेरे पास आए थे। देखती हूँ मैं सर, 5 डेज मेडिसिन तो दिया है मैंने उनको बोल के, और लंघन दिया सर मैंने उनको, बोला स्ट्रिक्टली लंघन करे और छाछ पे रहे पूरा। और थोड़ा विरेचन दिया मैंने कायाकल्प क्वाथ से। देखती हूँ सर फिर में क्या होता है। जी सर। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम, बताइए। सर मेरे पास में सर कल एक पेशेंट आई थी पांडु की, तो फिर मैंने सर जब उसकी हिस्ट्री ली, उसको पिछले 6 महीने से कच्चे चावल खाने की हिस्ट्री मिली उसमें मुझे। तो उसमें कृमि जरूर होगा 100%। जी सर। जी सर, अभी उसका उसमें पित्त भी मुझे इंक्रीज लगा। उसको जैसे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में भी उसको जैसे 20 डेज के बाद पीरियड्स आ रहे थे। इसमें सर मैं कृमि की चिकित्सा करूं और रस रक्तपाचक दूं, इसमें सर संशोधन भी करूं मैं संशोधन तो करना जरूरी है आपको। स्नेहपान करा के तीक्ष्ण विरेचन तो कराना ही पड़ेगा। तीक्ष्ण विरेचन के लिए आप त्रिविक्लेम दे सकती हैं। पेशेंट का बल देखिए, नहीं तो मिश्रक स्नेह दे दीजिए, नहीं तो इच्छा भी दे दीजिए। तीक्ष्ण विरेचन दे के फिर आपको पांडुरोग का घृत पान करा के फिर लौह कल्प देना होगा। और कैल्शियम के सप्लीमेंट सर जैसे पहले प्रवाल पंचामृत। जी सर बोलिए। घृतपान कैसे सर, पहले देख के विरेचन करवा के फिर कैसे, मतलब किस हिसाब से इसको शुरू करूं घृत? हाँ, पहले घृत पान करा दीजिए। घृत जितना ले पाए वो ले पाए, और घृत पान करा के विरेचन कराइए। जैसे हम लोग विरेचन कराते हैं, वो विरेचन करा के शरीर को शुद्ध करिए। उसके बाद फिर घृत पान करा के पांडु रोग की चिकित्सा करिए। तो बाद में जो रहेगा वो दाढ़ीमादी घृत खिला सकते हैं। और फिर रक्तवर्धन जितने भी दवाइयां हैं, रस पाचक, रक्त पाचक, वो सब दे दीजिए। और लौह कल्प, जी सर ठीक है। दाढ़ीमा वाले, दाढ़ीमा मतलब दाढ़िम की चीज, या द्राक्षा सव, द्राक्षा रिष्ट, ये सब दे सकती है। जी सर ठीक है सर। कमल जी कैसी हैं आप, सांगली की डॉक्टर? सर हाँ अच्छी हूँ सर। हाँ अच्छी हूँ। हाँ। सर एक पेशेंट ऐसे ही था, उसके बारे में पूछना था। जी, पेशेंट 23 ईयर्स लड़की है, कॉलेज गोइंग सर। और उसका 11 ईयर्स पहले बाईपास का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। और पेशेंट का कंप्लेंट था कि DUB और कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रहा है। लेकिन पेशेंट का हिस्ट्री में सर ऐसे लगा कि वो चौक खाती है, अभी भी खाती है चौक वो। और मैं कहती हूँ उसको, जो मैंने एनीमिया की भी ट्रीटमेंट उसमें दी थी, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा दिन वो रुक गई, लेकिन फिर से वो चौक। और अभी इस महीने उसको बस्ती भी चालू थी, मैंने पिछली बार आपसे गाइड करके दिया था, तो वो रुका है। लेकिन सर अभी 21 डेज उसको ब्लीडिंग है। तो उसमें सर उसको ना वॉर्फ भी चालू है। तो वो ना सर अभी चंदन बला तेल लेती है बस्ती में, अशोकारिष्ट ले रही है, बोलभद्र रस ले रही है, प्रवाल पंचामृत वटी देती हूँ, फिर भी चौक खाती है। तो इसमें कृमि की कोई चिकित्सा में मुझे करना है। विडंगारिष्ट तो मैंने जो पुष्पाणु दिया है ना, उसमें विडंग चूर्ण भी थोड़ा सा मिलाकर दिया था मैंने मध के साथ। लेकिन इसमें क्या मैनेजमेंट करना चाहिए सर? क्या ऐसे ही करिए ना, पूरा कृमि का चिकित्सा के पहले घृतपान करा के फिर आप शोधन कराइए। तो सर थोड़ा सा ना, उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो हम मृदु विरेचन दे सकते हैं। तो मैं क्लासिकल विरेचन उसको देने के लिए थोड़ा सा मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि क्यों उसका डर लग रहा है? अगर आप ये अ, निकलेंगे, मिट्टी निकलेगा कैसे, कृमि निकलेंगे कैसे? और कृमि की चिकित्सा में बताया ना कि प्रकृति विघात, आशापकर्षण, निदान परिवर्जन। तो सर मैंने उसको एनीमिया के लिए भी मानो हम पांडु के लिए भी उनको दिया है मैंने ट्रीटमेंट, फिर भी वो खा रही, तो मानो वो संप्राप्ति भंग नहीं हुई है अभी तक। तो इसी की वजह से वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा, क्योंकि सर 2 महीने पहले वो लिया, उसका पूरा ब्लीडिंग स्टॉप हुआ, अच्छी तरह मेंसेस आई, सब कुछ अच्छा हो गया। और 1 महीने बाद उन्होंने फिर स्टॉप किया। मन से ही दुर्वासोरस भी ले रही थी सर वो दोपहर को, थोड़ा सा हीट की वजह से। तो
अभी उसका फिर चालू हुआ है और 21 डेज अभी तक उसका ब्लीडिंग चालू है। और उसकी माँ ने मुझे बोला कि वो इधर उधर देखती है और क्या वो पुट्टी रहता है ना सर, वॉल पे लगा देते हैं घर में, वो खाती है वो सर वो चौक। तो और वो, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। हाँ हाँ, वो खाती है। अच्छा, इतना पसंद है वो सब। और वो बोलती है, मैंने बोला वो अच्छा नहीं, तुम इतने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो और तुम्हें वो अच्छा लगे। नहीं मैम, वो उधर पे मेरा मन जाता है और मैं वो खाने के बाद ही मुझे अच्छा बॉडी में अच्छा लगता है। कैल्शियम की कमी होती है, इसलिए वो चीज खाने का मन करता है, वही सर आपकी। उसको मैंने प्रवाल पंचामृत वटी दिए है ना, तो फिर भी वो खाती है। तो शरीर को शुद्ध करिए, पूरा कृमि निकालिए पूरा, और उसके बाद ये सब दे दीजिए। ओके। और ब्लीडिंग के लिए सर जो चालू है वही चालू करूँ, कुछ चालू टैनिक रखूं? चूर्ण दे दीजिए, बुलबद रस, प्रद्रांतक लौ, प्रद्रांतक रस, और नागकेशर चूर्ण, कुटजारिष्ट, ये सब दे दीजिए। बाकी अंजना मैम बताएंगे आपको अच्छा सा। हाँ सर हाँ जी, बताइए। हाँ सर, ये पूछना था कि जैसे घृतपान कराने के बाद विरेचन देना है, तो सर इसमें गृहिणी को ध्यान रखते हुए तिक्त घृत या चलाना चाहिए कि दाढ़ी मास्टर घृत ही ठीक रहेगा? देखिए पेशेंट कैसे क्या ले पाता है, वो जरूरी है। अच्छा। हम लोग को तो सर ये सिखाए हैं कि पेशेंट को ना 4-5 दिन भरपूर गुड़ और घी खिलाइए। गुड़ अच्छा। खाने से क्या होगा, कृमि जो चिपके हैं इंटेस्टाइन में, वह हाँ छोड़ के और गुड़ की तरफ आ जाते हैं। जी तो भरपूर गुड़ खिलाना है बच्चों को या लेडीज को, जितना जी। गुड़ खाएं खा लें, और उसके बाद घृतपान कराते रहे साथ में, और फिर विरेचन कराएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो सर तिक्त घृत का ही विरेचन सही रहेगा कि सर दाढ़ी मास्टर, क्योंकि कम जो वीकनेस एनेमिक है तो दाढ़ी मास्टर को प्रायोरिटी देना चाहिए? देखिए महातिक्त घृत खा पाते कि नहीं, महातिक्त घृत खा पाते कि नहीं, नहीं तो कुछ लोग को एलर्जी होती है कि इतना कड़वा घी कैसे खाएंगे। जी। जी, सर विरेचन देने के बाद भी आप घृतपान करने के लिए बोल रहे हैं, वो दाढ़ी मास्टर इसलिए के ही बोल रहे हैं कारण है क्योंकि ना, फिर रिकवरी पांडु के लिए। रोग है ना, पांडु रोग में स्नेहांश की कमी होती है। जी। तो वहां पे स्निग्धता तो करना ही पड़ेगा, बिना स्निग्धता के पांडु रोग ठीक ही नहीं हो सकता। केवल तो सर लोहकल्प विरेचन के चलाएंगे। बाद घृत किस जी, टाइम में देंगे सर घृत विरेचन के बाद? विरेचन होने के बाद संसर्जन क्रम थोड़ा कराइए, अग्नि बढ़ने के बाद फिर दाढ़ी मादी घृत, और वो भी इतना मात्रा में नहीं देना है, 2 चम्मच 3 चम्मच जितना खा सके उतना। तो सर भोजन के साथ सर के खाली पेट कभी भी। कभी? ठीक है सर, धन्यवाद सर। जी, अंजना मैम, आप ये कमल मैम का थोड़ा सॉल्व करिए, इनका जो क्वेश्चन है। अंजना मैम आपने सुना क्या? अंजना मैम शायद बिजी हैं। सर मेरे पास भी एक ऐसी ही पेशेंट थी जिसमें मतलब जैसा भी मैम ने बताया ब्लीडिंग थी, और सर उसमें मेन जो था ना वो कृमि का इतिहास बहुत था, क्योंकि वो करीबन उसका एज 27 ईयर्स था, और उसको तब तक कृमि उसको हर बार उसको दिखते थे, और उसमें करीबन 3 साल से उसको कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती थी, और महीने में मुश्किल से 5 या 6 डेज कम रहती थी, अदरवाइज स्पॉटिंग और कभी कभी बहुत ज्यादा। तो आई थिंक तो ऐसे ही था सर। तो इसमें मैंने सर पांडु, कृमि, रक्तपित्त, ये तीनों का सोच के, और साथ में उसको मीजल्स की भी हिस्ट्री थी, तो ज्वर, तो इसका मैंने ट्रीटमेंट उसमें प्लान किया था, और मुझे पेशेंट में अच्छे रिजल्ट मिले थे सर। तो इसमें सर मैंने ये क्या बोलते हैं रक्त कुंचन रस यूज किया था, और पेशेंट में सर कुछ कॉमन योग निकाले थे इन सबके, और फिर इसमें पत्रिकादि गुगुल लीवर पे काम करने के लिए थोड़ा सा, और कृमि कुठार, विडंगा रिश और पलाश का एक आध बार कृमि ये कृमि वाली बस्ती भी दी थी, एक दो बार जो इसकी देते हम लोग चूने वाली, और सर फिर रक्तपित्त के लिए दूसरे एक शिशुत में जो बस्ती आई है ब्लीडिंग के लिए, ताकि स्पॉटिंग उसकी बंद हो जाए, और फिर 10 प्रकार से कुछ योग निकाल के दिए थे, तो पेशेंट को अच्छे रिजल्ट मिलते थे। तो इन ऑल इसमें 2-3 चीजों का अगर कॉम्बिनेशन करके मैंने यूज करूंगी तो पेशेंट को अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ओके मैम। मैम ग्रुप में डालिए, आपने जो योग बताया था उसका स्टडी करके मैं पेशेंट के प्रकृति देख के उसको मैं ट्राई करूंगी, और सर से भी पूछेंगे। और अंजना मैम अभी तक नहीं आया क्या? आई क्या? अंजना मैम है, चाय पी रही हैं। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, प्रभात जी आप बोलिए। सर नमस्ते। हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। सर मेरा एक पांडु का केस के बारे में पूछना था। मैं जी, 2 दिन पहले एक 10 इयर्स ऑफ एज का एक पेशेंट का देखा, वो यूनिलैटरल पड़ा लेडिमा लेके आया था मेरे पास, और
कल मैंने उसका दोनों पैर में एडिमा था, तो उनको मैं पांडु का तो डायग्नोसिस किया, बाकी सब जो एलिमिनेट करके पॉइंट्स को, तो उनका मैं ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू करूँ सर? आप पहले दीपन पाचन करिए। कोई भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये रहता है, अग्नि को बढ़ाना है तो दीपन पाचन जी, अनुलोमन, ये तो एडवाइस किया हूँ वो तो यही काम पहले ही करना होता है हमें जी। जी। तो फिर अग्नि आने के बाद उसका एक्चुअली बहुत अग्निमंद अग्नि था अच्छा खाना का। होने के बाद, आम का पचन होने के बाद फिर व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा, जो व्याधि के जो सिम्टम है उसकी चिकित्सा देना है। ठीक है सर। जी। सर एएनसी में आरोग्य वर्धी नहीं चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा, दीजिए। ओके। जी। सर प्रणाम। हाँ भट्ट जी, आप लोग बात करिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। एक क्वेश्चन था छोटा सा आपसे। मेरे से? हाँ बताइए। सर कई बार क्या होता है कि दीपन पाचन करने का समय नहीं मिल पाता है और तुरंत बस्तियां चालू करनी पड़ती हैं, तो उसके साथ साथ में दीपन पाचन भी तो कर सकते हैं अपन? हाँ वैसा भी कर सकते हैं। दीपन पाचन आप कैसे भी करिए, लेकिन करना तो जरूरी होता है। जी सर, जी सर। मतलब वेट मत करिए कि पूरा दीपन पाचन होगा तब बस्ती छोड़ेंगे। जैसा कंडीशन वैसा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन दीपन पाचन तो वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है आयुर्वेद का। जी सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ सर। और एएनसी में कृमि चिकित्सा के लिए क्या देना पड़ेगा सर? विडंगारिष्ट चलेगा? हाँ चलेगा, कृमि कुठार रस भी चलेगा। हाँ। और कृमि मुद्गर रस जो है वो थोड़ा सा ये रहता है, थोड़ा हार्ड रहता है, उष्ण विरेत्मक रहता है। तो कृमि कुठार सिंपल है, अच्छा है। विडंग चूर्ण दे दीजिए, करण चूर्ण दे दीजिए, बहुत सारे दवाई। पलाश ओके। का प्रयोग करते हैं। और सर एएनसी में क्या बोलते हैं, विरेचन देना पड़ेगा क्या सर? दीपन पाचन करने के बाद कि पहले देना पड़ेगा? एएनसी में विरेचन एरंड तेल का दे सकते हैं, सिंपल देना है कि मतलब पेशेंट को तकलीफ ना हो। अच्छा। अगर कृमि चिकित्सा करना है अपने को, तो पहले आप बोले ना कि विरेचन करना पड़ेगा, फिर बाद में एनीमिया के लिए देना पड़ेगा। हाँ तो वैसे ही तो करना पड़ेगा। लेकिन प्रेगनेंसी में विरेचन करना मेरे को तो सही नहीं लग रहा है। हाँ वही बोल रही सर, मैं इसलिए बोल रही। एरंड तेल दे सकते हैं, सिंपल तो वो ही है, शुंठी डाल। वो भी थोड़ा सा यही है ना सर प्रॉब्लमेटिक? नहीं ऐसे इतना नहीं होता है, 1 चम्मच 2 चम्मच देने में क्या होता है। बाकी अंजना मैम बताएंगे। अंजना मैम आप हैं कि नहीं है मैम? अंजना मैम, पूरे आयुष दर्पण में एक ही अंजना मैम है और सबसे अच्छी मैम है। बिल्कुल सर। नमस्कार सर सभी को, सुप्रभात सर। एक्चुअली मैडम आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हम वही बात करते हैं ना कि जो गड़बड़ी होती है वो जिसे कहते हैं कि तेल से भरे पात्र के समान मानी गई है और उसको जरा सा भी हिलाना नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि किस प्रकार का कृमि लग रहा है या क्या लक्षण मिल रहे हैं, क्योंकि पांडु रोग अगर हमें मिल रहा है तो पांडु रोग तो ड्यू टू प्रेगनेंसी, ड्यू टू फीटस की जो है रिक्वायरमेंट से भी मिल सकता है। और अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट को कृमि हो रहा है तो भी हमें बहुत ही कहना चाहिए ना, बीच का रास्ता निकाल के मेडिसिन देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम फिर सबसे पहले बात करते हैं, तो पहले ट्राइमेस्टर वाइज बात करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें इस तरह की कोई भी मेडिसिन नहीं देनी होगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक टाइम होता है कि ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही है, और जैसे बोला भी गया है कि बहुत सॉफ्ट रूप होता है उस समय गर्भ का या हमारे फीटस का, तो उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आती है। और उसके बाद अगर लगता है कि जब तक बहुत जरूरी नहीं है, तो जैसे घृत कल्पना सर बताते हैं, तो जैसे मेरा तो ये नेचर है, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक बहुत इमरजेंसी नहीं है तब तक हमें इस तरह की घातक जैसे कृमि को जो नष्ट करेंगी वो कहीं ना कहीं फीटस के लिए भी नुकसानकर होती है। तो अगर हम थोड़ा सा अपना साइड एलोपैथी में पढ़ाई करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ भी एकदम कंट्राइंडिकेशन होता है कि हमें कृमि की चिकित्सा है या कृमि को बर्मीसाइडल ड्रग्स जो है वो हम नहीं देते हैं एनसी में। लेकिन जैसे आपने एक क्वायरी पूछी तो मुझे अच्छा लगा, तो यहाँ पे हम
लीवर जो हमारी मेडिसिन है जो लीवर को स्टिमुलेट करती है, जैसे भूमिया अमल की है, उसके साथ हम थोड़ा सा विटामिन क्यू मिला सकते हैं, या फिर हम थोड़ा सा जो है ये समटाइम्स जो है वो देते हैं, हरी की वगैरह भी कभी कभी देना पड़ता है, जैसे कि उसमें मोशन वगैरह के लिए भी हल्का मिलाते हैं, उसमें दिया है कि त्रिफला के साथ नारियल के साथ हरी की मिला के दे सकते हैं। तो इस तरह की जो कल्पना दी है इन्होंने, कॉन्स्टिपेशन वाली जो कल्पनाएं दी है जिसमें रिसर्च भी चल रहा है, उसके साथ भी थोड़ा सा विटामिन वगैरह मिला के हम दे सकते हैं फॉर द रिलीफ टाइम। और जब उसके बाद जो सूती का काल आता है, उसके बाद जब 6 हफ्ता या 3 महीने सूती का काल कंप्लीट हो जाता है, तब उसकी प्रॉपरली ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि हम जहाँ गड़बड़ी की बात करते हैं, फिर वहाँ हमारे दिमाग में एकदम वही वाली एक पिक्चर आ जाती चाहिए, ये जो है वो तेल से भरा पात्र है और इसको हमें हिलाना नहीं। तो कास्ट औषधि भी जो है यूजफुल है, लेकिन उसकी वजह से विटामिन को हम घृत के साथ भी विटागादी घृत बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो उसका साइड इफेक्ट हमारे पेशेंट को कम मिलेगा, या किसी भी तरह का अनवांटेड इफेक्ट हमको नहीं चाहिए। हमें फीटस को बहुत ही अच्छे से रखना है, सॉफ्ट करके, मतलब उसकी ग्रोथ प्रॉपरली। ये मेरा मानना है। और मैम एक और ये है क्वेरी है। हेलो हेलो। हाँ मैं बताइए। हेलो। हाँ, एक एएनसी है मैम, गर्भिणी, जी 24 वीक्स की है, जी मगर उसको सीवियर एनीमिया है मैम। हाँ मैम, तो 7। एनीमिया है ना, हाँ हाँ, एनीमिया का तो उसका ट्रीटमेंट बहुत। उसको हाँ अभी हाँ नहीं नहीं, ये बताती मैं। तो वो 4th ग्रेविडा है मैम, मगर उसको वो नस नस से दांत घिसते बोलते ना अपन, हम्म, जो निकोटिन रहता है ना उसमें, हाँ दांत हाँ घिसते वो, उसको उसकी एडिक्शन है वो। हाँ मैम, तो तो ये सारे कॉजेज हुए ना। हाँ, उसमें हाँ, तो कमी क्या, जनरल कॉजेज तो कम ही है। हाँ, उसका हाँ हेतु तो तो वही हो गया पहले तो। हाँ, अब हाँ, उसका उसका बढ़ता ही उसका नहीं मैम, हेतु पहले। जी। हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं उसका। तो क्या दे सकते हैं फिर सर मैम मेरे को? अगर तो उसका हेतु पहले जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उसका पहले हेतु हटाने की कोशिश करिए कि ये तो बहुत ही बताइए कि आपका बच्चा भी इसके जो है पूरा निकोटिन ही लेके निकलेगा, वो जिंदगी भर निकोटिन भी खाएगा और उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो तो उससे संबंधित है कि ना उसका जो है लीवर प्रॉब्लम, लीवर बहुत अच्छे से डेवलप होगा, लंग्स में भी प्रॉब्लम होगी, हार्ट में भी। उसको पेशेंट को थोड़ा सा हम कहते हैं ना, कभी कभी उसके अच्छे के लिए हमें थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। और नेचुरल सी बात है कि अगर पेशेंट निकोटिन ले रही है तो उसके फीटस पे उसका साइड इफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। देन उसकी जो बराबर पूरी बराबर। जी है ना, उनकी गृहणी चिकित्सा अच्छे से करिए। गृहणी चिकित्सा में जैसे हम लोग अक्सर बताते हैं, अभी बात चली रही थी, दाढ़ी मास्टर घर दीजिए। दाढ़ी मास्टर घर इसमें बेस्ट होता है, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करेगा। उसके साथ में आप थोड़ा सा, जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ, भूमि अमल की बहुत फायदा करेगा यहाँ पे। उसके साथ में अगर आप देना चाहते हैं तो शतपुटी, सहस्पुटी, अदरक, भस्म, धात्री, रसायन, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये इसमें हम जनरली पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम अगर कुछ लोग होते हैं कि मैडम गोली खाने का मन करता है और तुरंत नहीं दीजिए, तो हम लोग फिर थोड़ा सा इधर चले जाते हैं। अभ्रलोह टैबलेट आती है, एमिरोन टैबलेट्स आती है, ओजस की टैबलेट्स आती है, तो वो इजीली पेशेंट थोड़ा सा ले लेता है, क्योंकि उसको उस समय निकोटिन खाने में उसको वो नहीं है, लेकिन आपकी दवा खाने में उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रेगनेंसी के पेशेंट बहुत ज्यादा नखरा करते हैं, तो हाँ उसके लिए सर। मैं बता रही हूँ। वरना जी मेरे हिसाब से पुनः दवा मंदूर है, और उसके बाद मंदूर भस्म है। देन हम नवायस लोहो भी दे सकते हैं, देन हम धात्री रसायन, धात्री लोहो, है ना, इस तरह से बना के दे सकते हैं। नहीं तो हम उसको अमन की घृत भी दे सकते हैं, दाढ़ीमादी घृत दे सकते हैं, शताब्दी घृत दे सकते हैं। धीरे धीरे उसको अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज करते हैं। और खान पान उसका बहुत अच्छे से, द्राक्षा फांट है, खजूर फांट है, चुकंदर का सूप है, टमाटर का सूप है, ये सारी डाइट में हमें इसे रखना पड़ता है। धीरे धीरे पेशेंट हमारी बहुत नॉर्मल आ जाती है। अगर आपको ज्यादा क्रिटिकल लग रहा है तो सर्वसुन मालती का बहुत अच्छा रोल है ऐसे केसेस में, फीटस ओके। की स्पेशली गड़बड़ी और गर्भ को देखते हुए। मेरा तो सबसे फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है जब मुझे लगता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी जा रही है, और जैसे आप बता रहे हैं हीमोग्लोबिन कम है, रसायन काल में सुबह स्वर्ण वसन मालती, उसको आप मलाई के साथ और थोड़ा सा दूध के साथ दीजिए। नहीं ले पाती है तो कुछ फांट के साथ दीजिए, ओके। खजूर के फांट के साथ। ठीक है मैम, थैंक यू। मैडम नमस्कार। जी मैडम जी ये सर, नमस्ते सर। मैडम
28 वीक्स जेस्टेशनल एज में एक रिपोर्ट देखा कि उनका फिटल वेट 1200 है, कि उसको बढ़ाना चाहिए मैडम? हाँ सर, थोड़ा सा अच्छा 15 से तो अगर होना चाहिए, थोड़ा सा IUD जा रहा है बेबी। जी जी जी, तो क्या 1500 करना चाहिए? जी इसको सर, क्या तो देना उसमें चाहिए सबसे मैडम? बड़ी बात है, हाँ उसका आप हेतु थोड़ा सा देख लीजिए, हेतु क्या है, क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आहार प्रक्रिया उसकी कैसे चल रही है, और फिर अपने यहाँ की जो मेडिसिन जिसको रसायन बोलते हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं। और जनरली अगर ज्यादा लगता है तो हम लोग यहाँ क्षीर बस्ती भी देते हैं पेशेंट को। तो आप ऐसे कर लीजिए, पहले अपने रसायन रख लीजिए, हीमोग्लोबिन वगैरह उसका देख लीजिएगा, वो भी प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि रक्त धातु बहुत अच्छे से निर्माण होगा, फीटस का HB निर्माण तो अच्छे से 10 होगा। था तो मैडम। जैसे जो भी रस धातु बढ़ता है, प्लाज्मा की बात हम करते हैं, फांट की बात हम लोग करते हैं जैसे, उसके बाद जैसे कि अगर जरूरत पड़ती है तो गर्भधारिणी व्यक्ति का रोल है यहाँ पे, और उसके अलावा मातृ का रोल है यहाँ पे, बसंत कल्प में मधुमालनी भी यहाँ पे अच्छा काम करेगा। और उसके अलावा जो है जनरली हम जो दे रहे हैं वो अभी आपको जैसे बताए हैं, पेशेंट को हमें यहाँ पर आमलकी का भी जो प्रिपरेशन है, चाहे आमलकी घृत के रूप में, चाहे धात्री रसायन के रूप में, और उसके अलावा जो है अभ्रलोह और ये अस्थि पोषक की टेबलेट्स आती है, नहीं तो आप प्रवाल पंचामृत, मुक्ता शक्ति और प्रवाल पिष्टी इस तरह की कल्पना भी यहाँ पे ऐड करिए। और उसके अलावा मुक्ता शक्ति के अलावा ये जो मैं बताती हूँ अक्सर आपको कि ये एमिरोन वगैरह की टेबलेट्स अमिल की आती हैं, और अभ्रलोह की टेबलेट्स आती हैं, और ये सीरप्स आते हैं जिसमें कि हम थोड़ा सा पेशेंट को ओजस सीरप वगैरह देते रहते हैं। तो उससे क्या है, थोड़ा ग्रोथ अच्छी होती है पेशेंट को। और अकॉर्डिंग टू उसके डाइट, जैसे अगर वो नॉन वेज ले सकती है तो उसको फिर थोड़ा सा नॉन वेज सूप वगैरह दे देते हैं, अगर नहीं लेती तो फिर वेज सूप दे सकते हैं, थोड़ा सा पनीर वगैरह डाल के उसको, पनीर का भी जो है ना सूप वगैरह में डाल के छोटे छोटे पीसेस, और डाइट में भी थोड़ा पनीर वगैरह फ्राई वगैरह करके एक्स्ट्रा इसमें, क्योंकि मांस धातु को बढ़ाना है। तो शास्त्र भी कहते हैं कि मांस धातु को बढ़ाने के लिए, मांस तत्व की अधिकता करने के लिए, तो हमें ऐसा प्रोटीन और ऐसा इस तरह की डाइट उसको एडवाइस करती हूँ। आ जाएगा, अभी समय है, आ जाएगा। जी मैडम, थैंक यू मैडम। मैम हेलो 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 बोलिए मैम। हाँ हेलो, अभी प्रभात पांडा सर का क्वेश्चन था ना सर, मैम आयुजी था ना सर? जी जी मैडम, मेरा थोड़ा वेट कम चल रहा है। सर इसमें ना आप यष्टि काश्मीरी का कल्प यूज करिए, बहुत ट्रिमेंडस रिजल्ट है, हम लोग सर के पास काफी यूज किए हैं। तो यष्टि मधु चूर्ण और काश्मीरी फल अलग से मिलता है, ठीक है, इसका शीरपाक बना के, ठीक है, इसका शीरपाक जैसे भी मैम ने बताया। और शीरपाक कभी कभी टेस्ट में पेशेंट नहीं ले पाते हैं, तो आप उसको जो रोटी बनाते हैं उसमें मार के भी, जैसे वो उसका शीरपाक आटे में मार के आप उसकी रोटी बनाते रह सकते हैं पेशेंट को, तो इसके अच्छे रिजल्ट हैं। और साथ में शुष्कर की ट्रीटमेंट आई है बागभट में, वो देखिएगा आप, उसमें भी जैसे मैडम ने बताया कौन सा बागभट में आई है, तो वो जैसे मैम ने बताया है मानसरस का यहाँ पे सेवन होते ही है, तो इसलिए वहाँ पे भी एक योग आया है, और मानसरस से भी एक शतघृत भी आया है, तो वो एक बार आप रेफरेंस देख लीजिएगा। मैम रेफरेंस सुश्रुत वाला रेफरेंस थोड़ा और एक बार रिपीट सुश्रुत नहीं मैम, सर बागभट अष्टांग हृदय है, नहीं क्या क्या बोले? चरक है, मैं कंफर्म करके ग्रुप में सेंड करूंगी। जी 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 पढ़ा है लेकिन मेरे को शायद चरक है क्या सुश्रुत ये याद नहीं आ रहा। ठीक सुश्रुत नहीं है, चरक या बागभट है, मैं देख के बताऊंगी। जी और यष्टि काश्मीरी कल्प यही भी यूज करिएगा। मैम काश्मीरी चूर्ण यूज कर सकते हैं हम? काश्मीरी फल हम लोग यूज करते हैं, चूर्ण नहीं। काश्मीरी फल का डाल के और उसमें यष्टि मधु डाल के शीरपाक बना के। ओके ओके, थैंक यू मैडम। जी, और कोई लोग बताइए मृत भक्षण जन्य पांडु के सिम्टम। जी सर वो मैम से पूछना था ना, डीयू भी था पेशेंट, पांडु का भी था, और उसका हार्ट का ऑपरेशन। आपकी मैडम है ना आपके पास? मैम गुड मॉर्निंग। हेलो अंजना मैम।
जी मैडम बताइए जी। हाँ मैम 23 इयर्स लड़की है, कॉलेज गोइंग, उसका बाईपास का ऑपरेशन हुआ है 11 इयर्स पहले। अभी उसको वॉर्फ भी चालू है और पहले उसका DUB था 2 महीने। तो उस टाइम पे मैंने चंदन बला, अशोकारिष्ट, प्रवर पंचामृत और लाक्षा नागकेशर का चूर्ण देके वो पूरा रुक गया था और दुर्वासोरस भी दिया था पेशेंट को। 2 महीने के बाद पूरा अच्छा हो गया, बस्ती ले रही थी और उसके बाद 8 डेज उसने स्टॉप कर दिया और मेडिसिन भी पूरा स्टॉप कर दिया, बहुत अच्छा हो गया इसलिए। और उसको अभी 21 डेज ब्लीडिंग चालू है मैम। और उसकी मम्मी ने अभी मुझे बताया कि वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की पुट्टी रहती है वो और चौक दोनों भी खाती है वो, और उसका ब्लीडिंग अभी 21 डेज रुक नहीं रहा। वो बस्ती लेती है चंदन वाला तेल की, फिर भी नहीं रुक रहा। तो इसमें संप्राप्ति में वॉर्प चालू है, इसकी वजह से होगा या कृमि की वजह से? थोड़ा मैनेजमेंट मुझे। हाँ मैम ये 22 वर्ष ही है, क्योंकि अगर एनीमिया रहेगा तो ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग है तो एनीमिया हो जाएगा। ये 22 वर्ष है, दोनों चीजों पे आप वर्क करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे थोड़ा सा जो आपने बस्ती दी है पहले तो उसमें चंदन वाला लाक्षादी मिलाइए, है ना। वही दी है मैंने। एक USG फिर से कराइए, क्योंकि प्रीवियस जो हिस्ट्री होती है फाइब्राइड की, तो रिकरेंट फाइब्राइड होने के चांसेस भी होते हैं पेशेंट को ना। तो हमें एक नई स्क्रीनिंग भी चाहिए पेशेंट की, ठीक है। और फिर उसको ये उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी प्रॉपर लीजिए कि जो ब्लीडिंग है वो ब्लीडिंग किस तरह की है। मतलब ब्लीडिंग कभी कभी ऐसा होता है ना कि माइल्ड ब्लीडिंग होती है वो प्रॉब्लम होती है ना, या फिर ऑन ऑफ होती है कि बीच में रुक जाती है फिर होती है। जैसा भी है तो उसमें हमें USG में पहले तो फाइंडिंग मिलेंगी कि वो फाइब्राइड से है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से है कि PCOD से है। पहले हम डायग्नोसिस उसको अच्छे से बनाएंगे और तब तक के लिए जैसे सर बताते हैं अक्सर हम लोग भी यूज करते हैं उसमें, जैसे पुष्यानुक चूर्ण है, कहरवा बिष्टि है, लाक्षा चूर्ण है, बोल परपटी है, गिलोय सत्व है, नागर मोथा चूर्ण है, और उसके अलावा थोड़ा सा जो है ये भूमि अमल की मिला दीजिए और उसको कुर्जा लिस्ट के साथ दे दीजिए ना। और फिर उसके बाद थोड़ा सा हम जनरली इसमें रक्त स्तंभक बट्टी वगैरह आती है वो चला दीजिए। लेकिन ये कि आप एक बार डायग्नोसिस बनाइए और सुबह के समय मॉर्निंग आवर में नागकेशर घृत या नागकेशर चूर्ण को फिर पंचतिक्ती घृत के साथ जरूर दीजिएगा, ठीक है। प्रणाम मैम। जी बताइए जी। मैम वो ब्लड थिनर भी तो खा रही होगी ना, जो जैसे बाईपास कर रहे हैं। हेलो जी सर। वो ब्लड को पतला करने वाली दवाई भी तो खा रही होगी, तो जैसे बाईपास कर रहे हैं ना मैम, तो वो भी एक उसमें कारण। लेकिन वो बंद नहीं कर सकती ना, उसको चालू है तो मतलब उसका एक हेतु भी है, तो वो बंद नहीं कर सकते। मतलब ब्लीडिंग का तो कारण बनता ही है ना वो भी। हाँ सही बात है, बहुत बड़ा कॉज है, क्योंकि वो ब्लीडिंग प्रेगनेंसी को बढ़ाता ही जाएगा। इसकी डोज थोड़ी थोड़ी कम करनी पड़ सकती है, आप पहले हाफ टैप करके देखिए, क्योंकि किसी टाइम जो होता है ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी को चेंज कर देगी वो मेडिसिन ना, इसीलिए सब ठीक कह रहे हैं आप। हाँ उसको आप बंद कर दीजिए कमल मैडम, उसको आप बंद कर दो और उसकी जगह पर जवाहर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कौन सा? जवाहर मोहरा स्वर्ण युक्त, जवाहर मोहरा स्वर्ण युक्त। तो आप बंद करते हो तो उसकी जगह पर ये बहुत सा काम करेगा। बहुत सारा आवाज नहीं आ रहा जी। प्रशांत भट्ट जी का आवाज कट रहा है बहुत ज्यादा। हेलो सर, अब आ रहा आवाज? हाँ अब ग्रुप में डाल दीजिए आप, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। अभी आ रहा आवाज? आवाज आ रहा है लेकिन कट रहा है बहुत। जवाहर मोहरा स्वर्ण युक्त चालू कर सकते हैं आइसक्रीम को बंद करके। हाँ कर सकते हैं, ठीक है। कमल जी आपका आवाज भी कट रहा है, ठीक है। डॉक्टर अनुरिता मैडम, आपने पेशेंट देखे हैं मृत भक्षण जन्य पांडु के? अनुरिता मैडम
कुछ बताइए अपने एक्सपीरियंसेस। सर उसकी मात्रा उसके सर ने बताई क्या? वो सर जॉन में लिख का देंगे। स्कूल आवाज कट रहा है। ओके सर। अनुरिता मैडम शायद क्रिकेट खेलती हैं इसलिए बिजी हैं। और किसी ने देखा है तो बताइए। डॉक्टर विनय अग्रवाल सर आप बताइए। वंदना मैम आप बताइए। वेजी ऑलमोस्ट, नमस्ते वेजी ऑलमोस्ट सभी ने देखे हैं ये वाले जो पेशेंट्स हैं, और स्पेशली जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उस दौरान बहुत सी ऐसी आती हैं जो लेडीज जो कि मिट्टी के ऊपर पानी डाल देती हैं और फिर उसकी खुशबू सूंघती हैं और उसको खा भी जाती हैं। कभी जो सिकोरे वगैरह होते हैं या पुराने मिट्टी के बर्तन होते हैं उस पर पानी डालती हैं, उनको सूंघती हैं और उसके बाद खाती हैं। मतलब एबनॉर्मल चीजों के प्रति जो उनकी इच्छा होती है उसको करते हुए खाती हैं, और जो है वो उनको ये खाने से इतना ज्यादा खाती है कि जो नॉर्मल उनका फूड है उसके ऊपर भी उतना ध्यान नहीं देती। तो वो जो आती हैं वो इस हिस्ट्री को लेकर आती हैं। जब उनका पूछते हैं उनको क्या क्या खाते हो दिन में, तो वो तो नहीं बताती, लेकिन उनके साथ जो आए लोग होते हैं वो बताते हैं कि ये मिट्टी बहुत खाती है। तो उस समय जो है ये उनके जो चेहरा होता है, उनकी पूरे चीजें होती हैं, जब हम लोग उसको देखते हैं तो लगता है कि हाँ इनको ये है, और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमको लगता है कि लेडी डॉक्टर्स के पास जो स्त्री वैद्य हैं उनके पास अक्सर जो है वो ये आते हैं जो कि पेशेंट, लेडी पेशेंट्स, जेंट्स का तो मैंने देखा नहीं, लेकिन लेडीज का बहुत मतलब पेशेंट्स देखे हैं ऐसे। जी ये मिट्टी की आदत कैसे छुड़वाएं वो तो बताइए। उनको उस समय फिर ऐसी चीजें बोलते हैं कि आप जो है वो अच्छा पौष्टिक आहार लें, और अपने इसकी जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उसको हम लोग चूने का पानी या कुछ इस तरीके की चीजें देते हैं, उनको अच्छा भोजन देते हैं और उनके माइंड को डाइवर्ट करते हैं साइकोलॉजिकली, और फूड से और मेडिसिन से उनको धीरे धीरे करके वापस लेकर आते हैं, उनके आसपास नहीं रखने देते हैं, उनके घर वालों को काउंसिल करते हैं कि ये खाने के लिए उचित नहीं है। जी डॉक्टर उषा तबानी मैम आपके पास पेशेंट आते हैं तो आप कैसे करती हैं मृत भक्षण पांडु की चिकित्सा? उषा मैम सुन पा रही हैं क्या? गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते जी और डॉक्टर। हाँ सर आते हैं ऐसे, तो उसमें पहले तो कृमि एंड वो दीपन पाचन का ही पहले करती हूँ, उसके बाद कैल्शियम का जो अपना रहता है आयुर्वेद में वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करती हूँ, और पांडु का भी ट्रीटमेंट करती हूँ उसके साथ। जी तो आपके उधर मिट्टी खाने वाले लोग आते हैं? मेरे क्लिनिक में तो नहीं आते हैं सर, क्योंकि मेरा एरिया ही ऐसा है ना, तो यहाँ इस टाइप के पेशेंट कम रहते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए। हेलो हाँ जी बताइए। सर, मेरे घर में मतलब मैंने देखा है मतलब इनके मतलब कजन चाचा के लड़के हैं, जॉइंट फैमिली है सर। उस पूरा चौक का डिब्बा, पूरा चौक का डिब्बा रखा रहता है सर खाने के लिए। और अगर मतलब दिन भर में सर एक हफ्ते में वो पूरा चौक का डिब्बा खत्म हो जाता है। मतलब और दूसरी चीज कि वो मतलब ये भी है, मतलब डॉक्टर ही है, मतलब आरएमओ जैसे हॉस्पिटल में वर्क करते हैं ना, तो उस तरीके से। और सर ये स्थिति होने के बाद मतलब उनके एकदम बॉडी शिथिल हो गई है, मतलब अनुत्साह, किसी चीज में मन नहीं लगता है, मतलब जैसे जबरदस्ती कोई कार्य कर रहे हैं। पैर में शोथ हो जाता है, कभी कभी चेहरे पे समटाइम्स रहते हैं, लेकिन पैर पे हमेशा शोथ दिखता है। तो मतलब प्रैक्टिकली उनको देखने से मतलब ये इसमें जो लक्षण है कि हाँ ऐसे भी मतलब चीजें हो सकती हैं कंटिन्यूअसली ये खाने से। तो उसमें सर मैंने देखा, तो मुझे भी लगा कि मतलब ऐसे भी होते हैं कि मतलब आप कुछ भी कोशिश कर लें, लेकिन लोग ट्रीटमेंट मतलब उसको अच्छा ही समझ के वो उसको कंटिन्यू करते हैं। मतलब डॉक्टर होके भी अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजों को आप जानते हैं, उसके बाद भी कंटिन्यू कर रहे जी हैं। ठीक है। और किसी को कुछ एक्सपीरियंस है तो बता सकते हैं मृत भक्षण पांडु पे। जी शायद आप लोग अभी थोड़ा ब्रेक चाहते हैं। थोड़ा ब्रेक के बाद मिलते हैं। यही आईडी पासवर्ड से फिर हम मिलेंगे, फिर हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे।
तो अभी मैं बंद करता हूँ, फिर मिलते हैं। प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर।